साम्राज्यवादियों की फेडरलिस्ट की प्रतिक्रिया होगी ना, तो उसमें क्या आएंगे? राष्ट्रवादी आएंगे। तीन ही मुख्य विचारधारा है, साम्राज्यवादी, राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी विचारधारा। ठीक है ना। बाद में सबाल्टर्न भी आएंगे, उपाश्रयी एक होता है, जैसे सुमित सरकार हो गए, ठीक है ना, रणजीत गुहा हो गए। ये इतिहासकार क्या है? ये सबाल्टर्न कहलाते हैं। इनका क्या मानना है? ये कहेंगे भाई गांधी जी सारा श्रेय ले गए, और किसने किया? किसानों ने किया। ठीक है ना, किसानों ने आंदोलन किया, गांधी वहां गए भी नहीं, नाम उनका हो गया। ठीक है ना। तो ये क्या कहेंगे कि आंदोलन में क्या है कि नेताओं को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है, और जो महिलाओं का योगदान था, जनजातियों का योगदान था, दलितों का योगदान था, उसको क्या किया? उपेक्षा की गई थी। ठीक है ना। उसे क्या कहेंगे? सबाल्टर्न अप्रोच। क्या कहेंगे? सबाल्टर्न अप्रोच। ये मार्क्सिस्ट से ही निकला है। ठीक है ना। लेकिन क्या है, वो मार्क्सवादियों की भी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं समाज में केवल दो ही वर्ग नहीं होते। मार्क्सवादी कहते हैं ना कि समाज में दो वर्ग होते हैं ना, मार्क्स मानता था। एक क्या है? जिसके पास सारे संसाधन है, एक जो है संसाधनों से विहीन है। पूंजीपति और श्रमिक में बांटा था ना मार्क्स ने। तो कहेंगे नहीं भाई, समाज में तो कई वर्ग हैं, कृषक हैं, मजदूर हैं, दलित हैं, महिला है, इसकी आप बात क्यों नहीं करते? ये भी तो उपेक्षित हैं। तो इनके इतिहास का उद्देश्य क्या था सबाल्टर्न का? कि जो निचला तबका है, जो दलित है, जो महिलाएं, जो वर्षों से शोषण होता रहा है, उनका इतिहास क्यों नहीं लिखा गया? वो ये कहते हैं। क्लियर? सबाल्टर्न। हमको बेसिक क्या करना है? हमको तीन ही अप्रोच पे ज्यादा केंद्रित रहना है। किस पे? साम्राज्यवादियों पे, राष्ट्रवादियों पे और मार्क्सवादियों पे। आप देखिए दूसरी विचारधारा क्या है? जो अप्रोच है कॉलोनियलिस्ट का भी एक अप्रोच है, सर वो क्या साम्राज्यवादी में आ जाएगा? हाँ बिल्कुल, टोटल हम साम्राज्यवादी के अंतर्गत ही लेंगे। ठीक है ना। और देखिए जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगे ना, तो उसमें तीन जो चरण है, याद है आपको ना, उपनिवेशवाद के तीन चरण। उपनिवेशवाद है क्या? क्लियर है किसी को? कुछ नहीं, सिंपल सा डेफिनेशन। एक विदेशी कोई एरिया है, उस पर आप अधिकार करके उसके सभी प्रकार के लाभ लेने का प्रयास करें तो क्या होगा? उपनिवेशवाद। ठीक है ना। यानी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के लाभ लेने का प्रयास करें तो क्या होगा? जैसा कि ब्रिटेन ने क्या किया? भारत को कॉलोनी तो बनाई ना, क्या उपनिवेशवाद हो गया। ठीक है ना। तो भारत में क्या है? तीन चरण बताए गए ना उपनिवेशवाद के। फ्रीडम मूवमेंट में आप देखेंगे तीन चरण है ना। ना वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, औद्योगिक पूंजीवाद का चरण और वित्तीय पूंजीवाद का चरण। खासकर देखिए, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए तो समझिए कि अंग्रेजों ने बंगाल पर क्यों नियंत्रण किया। क्या कारण था बताइए? सर ज्यादा से ज्यादा एक लोग बताइए, सारे लोग बताएंगे तो मैं किसी की आवाज सुन नहीं पाऊंगा। बिजनेस कैपिटल था सर। हाँ, बिजनेस कैपिटल। हाँ, वेरी गुड, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स थे सर। वेरी गुड। देखिए सबसे बड़ा कारण ये था ना कि उन्होंने बंगाल से नियंत्रण क्यों किया? क्योंकि बंगाल से उस समय यूरोप को 40% से अधिक निर्यात होता था। एक्सपोर्ट जो होता था ना, वो बंगाल से ही सबसे ज्यादा होता था। कहाँ से होता था? बंगाल से। मतलब नील हो गया, चावल हो गया, सब क्या बंगाल से मैक्सिमम जाता था। तो इन्होंने क्या किया? उन्होंने नियंत्रण सब आर्थिक दृष्टिकोण से किया कि पहले इस पे नियंत्रण करो ना, इस पे बहुत ज्यादा धन है, यहाँ से मिलता है, पहले इस पे नियंत्रण करो। तो प्लासी बक्सर युद्ध क्या हुआ? बंगाल पर नियंत्रण का ही परिणाम था। ठीक है ना। इसीलिए वो कैपिटल बहुत जगह लिखा रहता है कि या क्वेश्चन रहता है कि क्या ब्रिटिश एक स्ट्रेटेजी के साथ बंगाल को कब्जा किया था कि वो जाने अनजाने में ही वहाँ पे? ये क्वेश्चन बनता है मॉडर्न इंडिया का। पहला क्वेश्चन, क्या उन्होंने बेखबरी में जीत लिया भारत को या कोई सुनिश्चित योजना थी? तो देखिए शुरू में तो उनकी योजना व्यापार की ही थी। ठीक है ना। शुरू में क्या थी? उनकी योजना व्यापार की ही थी। आपने पढ़ा होगा ना, वास्को डी गामा आया था, तो वो जब पुर्तगाल ले गया, काली मिर्च ही खाली ले गया वो दक्षिण से, तो उसने 60 गुना लाभ पाया। तो वो लालच बढ़ी ना, यार ये तो भारत जो सोने का देश है, सोने की चिड़िया है एकदम, इस पे तो अधिकार करना जरूरी होगा। तो फिर क्या हुआ? पहले आर्थिक हुआ, लेकिन जब, और देखिए दूसरा कारण भी था, उसमें शक्तिशाली मुगल साम्राज्य था, तो मुकाबला शुरू में कर नहीं सकते थे। लेकिन देखिए औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ? भारत में क्या हुआ? राजनीतिक शून्यता आई ना, राजनीतिक रूप से कोई शक्तिशाली रह नहीं गया। तब इन्होंने 1757 प्लासी और बक्सर का युद्ध लड़ा। ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, उन्होंने नियंत्रण तभी किया बंगाल पे जब मुगल कमजोर थे। ठीक है ना। औरंगजेब के समय तक तो नहीं किए। क्यों नहीं किए? अपने आप को उन्होंने व्यापार तक सीमित रखा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि परिस्थितियां बदल गई, तब इन्होंने अपना उद्देश्य भी बदल लिया कि नहीं, व्यापार ही नहीं, अगर हम यहाँ पे अधिकार कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना। यहाँ से हम और लूटेंगे। अभी तो व्यापार से लाभ कमा रहे हैं, उसके बाद जब पूरा नियंत्रण हो जाएगा तो
और हम संपदा ले जाएंगे अपने देश। ठीक है ना? उपनिवेशवाद का मतलब ही होता है कि सभी प्रकार का शोषण। क्लियर? चलिए अब दूसरी विचारधारा हम आते हैं, कौन सी? राष्ट्रवादी। नेशनलिस्ट। अब देखिए राष्ट्रवादी क्या कहेंगे, यार आप ऐसे ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी कोई शासन व्यवस्था ही नहीं थी, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमें राजतंत्र और गणतंत्र का शासन का ज्ञान था, आप कह रहे हो कि हमें कुछ आता ही नहीं है, ये तो गलत है बिल्कुल। और फिर कैसे आपने हिंदू मुस्लिम काल में बांट दिया? तो वो क्या कहेंगे राष्ट्रवादी कि नहीं ये गलत है और हमारा इतिहास क्या है, प्राचीन में बांटिए, ठीक है ना, मध्यकाल में बांटिए, ठीक है ना, मध्यकालीन में बांटिए और आधुनिक में बांटिए, ठीक है ना, आधुनिक में बांटिए। तो इन्होंने क्या किया, उस कालक्रम को अस्वीकार कर दिया ना, जेम्स मिल ने दिया था हिंदू मुस्लिम काल, ठीक है ना। और कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकारों के नाम बताइए। ठीक है, वो तो मॉडर्न में, एंशिएंट में कोई बताइए इतिहास बताइए। हाँ वेरी गुड, केपी जायसवाल, उनकी पुस्तक है हिंदी पॉलिटी। रोमिला थापर बेटा मार्क्सवादी है, रोमिला थापर, आर्य शर्मा लोग क्या है, मार्क्सिस्ट अप्रोच है। हाँ डी आर भंडारकर, वेरी गुड, डी आर भंडारकर भी क्या है, राष्ट्रवादी इतिहासकार है। डी आर भंडारकर क्यों प्रसिद्ध है पता आपको? नहीं मालूम ना? उन्होंने अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही पूरा इतिहास लिख दिया मौर्य साम्राज्य का, ठीक है ना। डी आर भंडारकर ने क्या किया, अशोक के अभिलेख जो मिले 40 से अधिक, उसमें क्या उसी के आधार पर उनका पूरा इतिहास लिख दिया मौर्य, ठीक है ना, वो फेमस थे। तो राष्ट्रवादियों का क्या है, वो क्या करेंगे, राजनीतिक घटनाओं को ज़्यादा अपने अध्ययन में क्या करते हैं, राजनीतिक घटनाओं पर ज़्यादा प्रधानता देते हैं। बड़े बड़े साम्राज्यों की बात करेंगे, ठीक है ना, कालक्रम की बात करेंगे, देखो कैसे मौर्य साम्राज्य कितना विशाल साम्राज्य था, फिर समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का बखान करेंगे, ठीक है ना। उनकी कमियां क्या है राष्ट्रवादियों की, कमियां क्या है, कमियां यही है कि वो सामाजिक आर्थिक घटनाओं पर बल नहीं देते, ठीक है ना। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ राष्ट्रवादियों की कमी क्या है कि वो ये कहेंगे कि सभी जनता का क्या है, समस्त भारतीय जनता क्या चाहती है, ब्रिटेन को बाहर निकालना चाहती है, ठीक है ना। गतिरोध केवल एक है, ब्रिटिश शासन और भारतीय जनता का। लेकिन जब मार्क्सवादी कहेंगे नहीं आप गलत बोल रहे हैं, सभी जनता के हित एक कैसे हो सकते हैं, भारतीय समाज में भी क्या है, अंतर विरोध है। किसका अंतर विरोध है, जमींदार किसान के बीच विरोध है, पूंजीपति श्रमिक के बीच विरोध है, ठीक है ना। समाज में भी गतिरोध है, केवल एक गतिरोध नहीं है कि एक तरफ ब्रिटिश है और एक तरफ भारतीय जनता है, भारतीय समाज में भी क्या है, गतिरोध है, ठीक है ना, टकराहट है। केवल एक टकराहट नहीं है कि केवल हम ब्रिटेन को बाहर निकलना चाहते हैं, भारतीय समाज में भी असमानता है। क्लियर? तो यहाँ राष्ट्रवादियों क्या करेंगे, प्राचीन मध्यकाल और आधुनिक काल बांटेंगे, लेकिन कमी क्या हो जाएगी, ये भी मध्यकाल का प्रारंभ कहाँ से मान लेंगे, 1206, ठीक है ना। मतलब ये क्या करेंगे, गौरी और गजनवी के आक्रमण से जोड़कर देखेंगे मध्यकाल को, ठीक है ना। तो वही बात हुई ना कि आप मुस्लिम काल से जोड़कर देख रहे हैं, यानी आप यही कहेंगे ना कि जब तुर्की आक्रमण हुआ तो फिर मध्यकाल का प्रारंभ हुआ। क्लियर? तो कमी तो आपने भी की, आप भी तो यही कहना चाह रहे हैं कि जब मुस्लिम आए तो मध्यकाल का प्रारंभ हुआ, तो एक तरह से सांप्रदायिकता को स्वीकार करना हुआ। क्लियर? तो कौन कौन से राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, केपी जायसवाल, डी आर भंडारकर, ये लोग क्या हैं, राष्ट्रवादी इतिहासकार। ये क्या करेंगे, राजनीतिक घटनाओं पर ज्यादा जोर देंगे, कैसे साम्राज्यों का उत्थान हुआ, कैसे पतन हुआ, कितने वंशों ने कितना शासन किया, ये सब पे ज्यादा जोर देंगे। लेकिन क्या करेंगे, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर ध्यान कम देते हैं। जैसे गुप्त काल को स्वर्ण काल बता देंगे, है ना, गुप्त काल को स्वर्ण काल बताते हैं। कहेंगे देखो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किए, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सती प्रथा का प्रचलन कहाँ हुआ, सबसे पहले गुप्त काल से ही प्रारंभ हुआ, ठीक है। बाल विवाह कहाँ प्रारंभ हुआ, यहीं से प्रारंभ होता है, गुप्त काल से। भूमि अनुदान कैसे दिया गया, नगद वेतन के स्थान पर भूमि अनुदान प्रथा कहाँ प्रारंभ हुई, यहीं से प्रारंभ हुई। सामंतवाद क्या हुआ, यहीं से हुआ, ठीक है ना। सिक्कों में कमी कहाँ से आई, स्कंदगुप्त के बाद से ही आई। तो जाहिर सी बात है ना, सिक्के भी तो हमें बताते हैं ना, सिक्के क्या बताते हैं, आर्थिक उन्नति का परिचय का ना, या फिर विपन्नता का या पॉवर्टी का सूचक है कि नहीं सिक्के। मान लीजिए कहीं सिक्के ज्यादा मिलते हैं तो क्या पता चलता है कि आर्थिक से संपन्न रहे होंगे ना, ठीक है ना। या उन्होंने अधिक मंदिरों का निर्माण करवाया तो संपन्न रहे तभी तो करवाया, संपन्न नहीं हुए तो आप कैसे इन चीजों पर खर्च करेंगे। तो मतलब क्या हुआ, क्लियर। गुप्तकाल स्वर्णकाल कौन कहेगा, राष्ट्रवादी कहेंगे,
कहेंगे देखो कितना बड़ा साम्राज्य था, कैसे ही इन्होंने विजय की, लेकिन वो भूल जाते हैं कि क्या था, सती प्रथा का प्रारंभ हुआ, ठीक है ना। और फाहियान भी तो आया था गुप्त काल में, किसके समय आया था, चंद्रगुप्त जी, ठीक है ना। मैं कई सन का उल्लेख किया हूँ, इतने अध्ययन मैंने कई सन का उल्लेख किया, नहीं ना किया, तो सन के पीछे मत दौड़िए। डेट जो है इतिहास में, देखिए जो फैक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके जो विचार हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, उसको प्रूव करने का एक तरीका होता है। इतिहास में हम यही करते हैं, किसी क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम उसकी अवधारणा को उल्लेख करते हैं, उसे स्पष्ट करने के लिए क्या करते हैं, फैक्ट डाल देते हैं। जैसे गुप्त काल क्या स्वर्ण काल का नहीं था, अब फैक्ट आया ना फाहियान का। फाहियान क्या कहता है कि अछूत क्या करते थे, नगर से बाहर निवास करते थे, यानी छुआछूत की प्रथा थी कि नहीं थी। तो आप विरोध में लिख सकते हैं ना कि गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जा सकता नहीं कहा सकता, मूल्यांकन कीजिए, तो आप लिखेंगे नहीं लिखेंगे फाहियान का, तो आप प्रूव कर रहे हैं ना कि सब कुछ स्वर्ण काल नहीं था। लेकिन क्या कहेंगे आप, मंदिर निर्माण की परंपरा प्रारंभ हुई, साहित्य में पुराणों का संकलन हुआ, ठीक है ना, जो 6 प्रकार के दर्शन है, खट दर्शन कहा जाता है, उनका क्या हुआ, इसी में हुआ, ठीक है ना, गुप्त काल में हुआ ना। तो आप कहेंगे नहीं कहेंगे, अजंता और बाग की गुफाएं कहाँ थी, गुप्त काल की थी ना। तो आप कहेंगे ना कि साहित्य कला के दृष्टि से निश्चय उपलब्धियों का काल था। विज्ञान में भी आर्यभट्ट कहाँ के थे, यहीं के थे, गुप्त काल के ही थे। तो क्या कहेंगे आप, विज्ञान साहित्य में निस्संदेह उपलब्धियों का काल था। लेकिन अगर सभी क्षेत्रों को ले लें, मैंने क्या कहा, चारों क्षेत्रों को लें, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तब दिक्कत आ जाएगी। सांस्कृतिक तो उपलब्धियों का काल था विज्ञान साहित्य के दृष्टिकोण से, लेकिन कालिदास यहीं थे, ठीक है ना, कालिदास यहीं गुप्त काल के थे, अमर सिंह यहीं के थे, विक्रमादित्य के नवरत्न रहते थे ना, वराह मिहिर यहीं थे ज्योतिष के। लेकिन साहित्य में उपलब्धियों का काल था, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में क्या था, एक हमें भेदभाव दिखलाई पड़ता है। अछूत क्या थे, बाहर रहते थे, उनका दर्शन अशुभ माना जाता था। सती प्रथा थी, महिलाएं क्या थी, सती हो जाती थी मृत्यु के बाद। ये प्रथा कहाँ प्रारंभ हुई, गुप्त काल में। तो कैसे हम कह सकते हैं कि सभी क्षेत्रों में स्वर्ण काल था, कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्धियों का काल था ना। तो हम क्या इसका निष्कर्ष देंगे, यह सही है कि गुप्त काल साहित्य कला के दृष्टिकोण से उपलब्धियों का काल था, लेकिन हम अगर सभी क्षेत्रों को लें, अगर राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र भी आर्थिक क्षेत्र जोड़ लें, तो ये उपलब्धियों का काल नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। समग्रता में उपलब्धियों का काल नहीं कहा जा सकता है, केवल संस्कृति, कला, विज्ञान के दृष्टिकोण से ही, ठीक है ना, ये निष्कर्ष हुआ। और ये कब जानेंगे आप, तब आप उस क्वेश्चन का आंसर बढ़िया लिखेंगे जब आप अप्रोच जानेंगे, ठीक है ना, जब आप विचारधारा को समझेंगे। क्लियर। तो क्या करेंगे, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। जैसे क्या करेंगे राष्ट्रवादी, मगध का उदय कैसे हुआ ये बताएंगे। देखिए बिंबिसार के पराक्रम से हुआ, अजातशत्रु के पराक्रम से हुआ। तो जब मार्क्सवादी आएंगे क्या कहेंगे, नहीं भाई ऐसा तो नहीं है, उसका उदय इसलिए हुआ क्यों, क्योंकि चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ था, ठीक है ना, लोहे की खानें थी, ठीक है ना, और वर्ण व्यवस्था ऊंच नीच नहीं था मगध में। इस वजह से क्या हुआ, मगध का उदय हुआ, और मगध का इतिहास क्या हुआ, पूरे भारत का इतिहास बन गया, ठीक है ना। यही तो हुआ, मौर्य युग क्या था, मगध से तो शासन प्रारंभ हुआ, बाद में उन्होंने अफगानिस्तान तक अधिकार किया कि नहीं किया, अशोक के अभिलेख पाए गए कि नहीं पाए गए। तो क्यों कर पाए, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से संपन्न थी, उर्वर भूमि थी, चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ था, तो आक्रमण की संभावना नहीं थी, कैसे से आक्रमण करेंगे, 5 नदियों से घिरा हुआ है तो प्रबल स्थिति में ना। और यही कारण था कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन भी क्या था, पूरा यूरोप एक तरफ, पूरा यूरोप एक तरफ, पूरा यूरोप एक तरफ, और ब्रिटेन कहाँ है, यहाँ बैठा है राजा बन के, ठीक है ना, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पता चला फ्रांस है और इधर जर्मनी है, ये आपस में ही लड़ाई झगड़े में लोग पूरे मस्त हैं, और ये कहाँ है, ये अपना अलग है समुद्र के किनारे। यही कारण था कि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में, ठीक है ना। क्लियर। नौसेना बना लिया शक्तिशाली उसने, तो क्या हुआ, उसकी भाव, किसी भी उदय में, किसी भी शक्तिशाली होने में क्या योगदान होता है, उसके पराक्रम का नहीं है। अरे भाई आपकी परिस्थितियां भी तो हैं पराक्रमी है, क्या फ्रांस वाले कम पराक्रमी थे, कम पराक्रम नहीं, पर ज्यादा पराक्रमी थे। नेपोलियन क्यों नहीं हरा पाया ब्रिटेन को, यही कारण था, उसकी नौसेना क्यों थी, नौसेना चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था। क्लियर। तो भौगोलिक परिस्थितियों का योगदान होता है, आर्थिक संसाधनों का महत्व होता है किसी भी चीज के शक्तिशाली होने में, ठीक है ना। तो क्लियर हुआ ना। तो मगध का क्या था, भौगोलिक परिस्थितियां और आर्थिक संसाधनों से ही शक्तिशाली मगध साम्राज्य का उदय हुआ, ठीक है ना। और शासकों की भूमिका होती है, ऐसा नहीं कि शासकों की भूमिका नहीं होती है। अब मान लीजिए कोई अयोग्य ही हो, हाँ, तो उसकी भूमिका होती है, ठीक है। उन्होंने जैसे बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों की नीति प्रारंभ की, नहीं की। शक्तिशाली राजाओं से क्या किया, वैवाहिक संबंध, उसका महत्व मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
भाई आपसे झगड़ा होगा और हमने किसी से मान लीजिए हमारे वो परिचित हैं, तो हमारी ओर से आएंगे नहीं आएंगे, उसका महत्व होता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व किसका होता है? परिस्थितियों का। क्या कहते हैं उसको? कंडीशंस, जलवायु क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या, आर्थिक स्थिति, उसका महत्व होता है। पराक्रम तो आपका अपनी जगह है, लेकिन अगर ये परिस्थितियां आपको मिल जाए तो आप शक्तिशाली बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इसीलिए ब्रिटेन क्या हुआ, यूरोप की तुलना में क्या हुआ, शक्तिशाली बना। ठीक है ना? और ये यहाँ से देखता रहता है कि यहाँ कोई शक्तिशाली ना होने पाए, इसके पक्ष में कभी उसके पक्ष में। ठीक है ना? ये ब्रिटेन की नीति रहती है। ठीक है ना? और अमेरिका से तो कोई मतलब नहीं है, वो तो यहाँ पड़ा रहता है। वो तो तभी आएगा जब उस पर कोई कुछ हमला करेगा, जब कोई उस पर आक्रमण करेगा, तब वो आता है वर्ल्ड के सामने, तब वो आता है यहाँ से छिपकर। मतलब ये दोनों क्या है, दर्शक की तरह खड़े रहते हैं। यूरोप में केवल तमाशा देखते हैं। विश्व जो भी घटनाएं हुई वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो क्लियर हो गया ना इतना। तो राष्ट्रवादियों क्या है, ये राजनीतिक घटनाओं पर विशेष जोर देते हैं, कुछ काल की उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर स्वर्णकाल कह देते हैं। ठीक है ना? ये कमियां थी, लेकिन अच्छाइयाँ क्या थी, इन्होंने बताया। इन्होंने अध्ययन का एक व्यवस्थित क्रम प्रस्तुत किया कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। कमियां क्या थी? कमियां आपने देखा, इन्होंने भी क्या किया, मध्यकाल का प्रारंभ गौरी और गजनवी के आक्रमण से जोड़कर देखा। ठीक है ना? और कमियां क्या थी? आर्थिक घटनाओं की या सामाजिक परिस्थितियों पे या जो कंडीशन उस पर ध्यान ही नहीं। क्लियर ना? इससे ज्यादा हमें जानना भी नहीं। ठीक है ना? उससे ज्यादा जानेंगे तो इतिहासकार बन जाएंगे, इतिहासकार हमें बनना नहीं है, हमें